गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लेसन नंबर 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। हमने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पढ़े थे। रासायनिक परिवर्तन जब होते हैं तो उन रासायनिक परिवर्तनों को हम अभिक्रियाओं के रूप में दर्शाते हैं और ये कहलाती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रतीक, उनके प्रतीक और चिन्हों से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो देखिए रासायनिक, हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रतीक से दर्शाया जाता है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्रों, जो कि हमने 9th क्लास में देखे थे, अणुसूत्र बनाना, अणुसूत्रों एवं प्रतीक उसे प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। कहलाती है या कहलाता है? ठीक है, देखिए हमने कार्बन को जलाया था। जलाने में कौन सहायता करता है? ऑक्सीजन। कौन सहायता करता है? ऑक्सीजन। हमने पढ़ा था ना रासायनिक परिवर्तन में, तो जलाने में सहायता करती है ऑक्सीजन, उससे बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ये हमने इनको अक्षरों में लिखा है। अब हम इनको प्रतीकों के रूप में लिखें, अणुसूत्र के रूप में लिखें, तो हम लिखेंगे कार्बन को C से, यहां पर एक से ज्यादा पदार्थ है तो प्लस का निशान लगाया है। ऑक्सीजन को लिखेंगे O2 से, और इससे तीर का निशान, मतलब कि इन दोनों से मिलकर रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर हमने पदार्थों को, ये पदार्थ हैं और इनको हमने अणुसूत्र और प्रतीक, अणुसूत्र और प्रतीक से लिखा। अणुसूत्र ये रहा, ये भी अणुसूत्र है, और ये प्रतीक कार्बन का प्रतीक है, इससे लिखा। तो यह क्या कहलाएगी? रासायनिक समीकरण। नोट कीजिए। तो देखिए ये अभिक्रिया हो रही है, और अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, ये भाग ले रहे हैं, भाग लेने वाले पदार्थों को कहेंगे हम अभिकारक। तो ये भाग ले रहे हैं और इन पदार्थों को कहेंगे हम अभिकारक या क्रियाकारक। अभिकारक या क्रियाकारक। और तीर का निशान ये बता रहा है कि अभिक्रिया हो रही है, और अभिक्रिया होने के बाद या अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ बनते हैं, ये पदार्थ बन रहा है अभिक्रिया के दौरान, तो अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ बनते हैं उन्हें कहते हैं हम उत्पाद। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ तो कहलाएंगे अभिकारक, और अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थ कहलाएंगे उत्पाद। परिभाषा लिखवा देती हूं अभी आपको, आप नोट कीजिए।
तो अब देखेंगे बच्चों, इनकी परिभाषा बता देती हूं आपको अभिकारक और उत्पाद की। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं तथा अभिक्रिया के दौरान या फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक और अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों को कहते हैं उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेते हैं उनको कहते हैं हम रिएक्टेंट, और फलस्वरूप जो बनते हैं उन्हें कहेंगे हम प्रोडक्ट। नोट कीजिए जल्दी से। अब हम देखेंगे रासायनिक समीकरण के चरण कि किस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण में क्या क्या स्टेप्स यूज करेंगे, कैसे लिखेंगे रासायनिक समीकरण को, वो बताएंगे हम आपको। स्टेप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक समीकरण के चरण पढ़ेंगे हम, किन किन चरणों में स्टेप्स आते हैं, क्या क्या स्टेप्स आएंगे इसके अंदर। तो पहला स्टेप्स है कि सबसे पहले अभिकारक रिएक्टेंट लिखेंगे, तीर का निशान लगाएंगे और फिर लिखेंगे उत्पाद। तो बाईं तरफ अगर देखा जाए तो बाईं तरफ, बाएं हिस्से में तो क्या लिखा है हमने, अभिकारक, और दाईं तरफ दाएं हिस्से में क्या लिख दिया हमने, उत्पाद। ठीक है, और किससे दर्शाया हमने, तीर के निशान से। तो पहला स्टेप ये होगा कि अभिकारक और उत्पाद लिखेंगे और अभिक्रिया को दर्शाएंगे हम तीर के निशान से। और जब हम इस तरीके से तीर के निशान से अभिकारक उत्पाद को दर्शाते हैं तो बन जाती है हमारी रासायनिक समीकरण। दूसरा देखिए बच्चों, ये अभिकारक और उत्पाद लिखे हमने।
अभिकारक एक से ज्यादा हो या उत्पाद एक से ज्यादा बने तो उनके बीच में प्लस या धन चिन्ह लगा दिया जाता है। तो हम लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में, मैं अभिक्रिया को शॉर्टकट में लिख रही हूं बच्चों, अब रासायनिक को भी शॉर्टकट में लिखूंगी, आप समझ जाइएगा। अभि का मतलब अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया में यदि क्रियाकारक पदार्थ या उत्पाद एक से अधिक हो तो रासायनिक, अब देखिए रासायनिक को मैं रासाल करके कर रही हूं, इसका मतलब रासायनिक है, और समीकरण को भी मैं समी करके ये लिख रही हूं, तो आप समझ जाना कि रासायनिक समीकरण लिख रही हूं। तो रासायनिक अभिक्रिया में यदि क्रियाकारक पदार्थ या उत्पाद एक से अधिक हो तो रासायनिक समीकरण लिखते समय उनके बीच किनके बीच, एक से अधिक अभिकारक या उत्पादों के बीच, उनके बीच धन यानी कि प्लस चिन्ह लगाया जाता है। एक से ज्यादा है अभिकारक तो हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। जैसे देखिए अभी हमने करा था कार्बन वाला ही, तो ये कार्बन था, एक कार्बन था, और इसमें एक और पदार्थ आ रहा है, वो है ऑक्सीजन। तो दो पदार्थ भाग ले रहे हैं, एक तो ये और एक ये, तो दो पदार्थ भाग ले रहे हैं, तो इनके बीच में क्या आ गया, प्लस यानी कि धन चिन्ह आ गया। तो ये दो अभिकारक, एक से ज्यादा अभिकारक हैं, तो इनके बीच में हमने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। अब तीर का निशान लगाएंगे और आगे बन जाएगा उत्पाद, और उत्पाद को फिर हम इस तरीके से लिख देते हैं। तो एक से अधिक क्रियाकारक पदार्थ या उत्पाद एक से ज्यादा हो इसमें रासायनिक अभिक्रिया में, तो हम क्या करेंगे, उनके बीच में धन चिन्ह लगा देंगे। रासायनिक अभिक्रिया में यदि क्रियाकारक पदार्थ या उत्पाद एक से अधिक हो तो रासायनिक समीकरण लिखते समय उनके बीच धन चिन्ह लगाया जाता है। ये या है बच्चों, थोड़ा सा मिट गया था या, नोट कीजिए। तो ये हमारे दो स्टेप्स बताए, अब हम तीसरा स्टेप बताएंगे इसका। आपने 9th क्लास में द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद पदार्थों का द्रव्यमान संरक्षित रहता है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उनके परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद समान होती है। तो हम बताएंगे नेक्स्ट तीसरा पॉइंट कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले या बनने वाले, तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होती है। अतः
रासायनिक समीकरण को, अतः रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो उसको संतुलित करना आवश्यक है। देखिए इसको समझाती हूं आपको। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद पदार्थ के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, द्रव्यमान समान होना चाहिए। तो यहां पर हम अभिक्रिया से पहले को अभिकारक और यहां पर अभिक्रिया के बाद उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। और समान होने के लिए रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है। जैसे देखिए H2 हाइड्रोजन, Cl2 क्लोरीन। अब यहां पर देखिए ये बना HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। यहां पर अगर हम हाइड्रोजन देखें तो कितने हैं? 2। क्लोरीन देखें तो 2। और यहां पर अगर देखें तो हाइड्रोजन कितना है? 1 और क्लोरीन भी कितना है? 1। तो इधर हाइड्रोजन 2 है तो उधर भी 2 ही होने चाहिए, इधर क्लोरीन 2 है तो उधर भी 2 होने चाहिए। और इनको बैलेंस करने के लिए संतुलित करना आवश्यक है। इनकी संख्या समान करने के लिए इनको संतुलित करते हैं और संतुलित करने के लिए यहां पर गुणा कर दिया जाता है 2 से। तो अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। क्लोरीन कितने हैं? 2। यहां पर हाइड्रोजन देखे तो 2 से गुणा होके 2 हो गए, क्लोरीन भी कितने हो गए? 2। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। किसके लिए? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करने के लिए। तो ये जो संतुलित की जाती है रासायनिक समीकरण, उस मेथड को, उस विधि को कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। तो हम बता सकते हैं रासायनिक समीकरण को हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन सा मेथड है? हिट एंड ट्रायल मेथड से संतुलित किया जाता है। कौन से मेथड से संतुलित किया जाएगा? हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो ये रासायनिक समीकरण के 4 स्टेप्स बताए अभी। एक तो ये कि संतुलित करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करने के लिए। और दूसरा, जो संतुलित करते हैं उसके लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि काम में लेंगे। किसको? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। नोट कर लीजिए बच्चों। अब देखिए ये तो हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम बता दिया कि इसके अनुसार बराबर होने चाहिए। और कौन सी विधि से संतुलित करेंगे? हिट एंड ट्रायल से। अब जब ये संतुलित हो जाएगी उसके बाद जो अभिकारक और उत्पाद बने हैं, तो उन अभिकारक और उत्पादों की अवस्था, भौतिक अवस्था भी बतानी है हमें कि ये ठोस है, गैस है, लिक्विड है, ये विलयन है। तो देखिए एक बार मैं आपको समझा देती हूं। 5वां नंबर देखिए, जैसे कार्बन है और कार्बन लिखा ऑक्सीजन, ठीक है, और इससे बना CO2। अब इसमें देखें तो ये तो संतुलित ही है, क्योंकि कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 ही है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो ये तो ऑलरेडी संतुलित है। तो अब देखिए कि अब हमको क्या करना है कि ये जो अभिकारक है और ये जो उत्पाद बने हैं उनकी अवस्था लिखनी है। तो कार्बन, कोयला, कोयला कौन सी अवस्था में होता है? ठोस। ठोस को लिखेंगे हम
स्मॉल एस से। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में होता है? गैस, गैस को लिखेंगे स्मॉल जी से। कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है वो भी कौन सी है? गैस, तो लिखेंगे जी। तो संतुलित करने के बाद अभिकारक और उत्पादों की भौतिक अवस्था को उनके पास ही ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। तो बच्चों अभी ये पॉइंट्स मैं आपको लिखवाती हूं, अभी वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। थैंक स्वागत है बच्चों आपका। अब देखिएगा, तो अभी मैंने आपको बताया कि संतुलित करने के बाद अभिकारक और उत्पादों की जो भौतिक अवस्था है उसको हम कोष्टक में लिखते हैं। तो देखिए, रासायनिक समीकरण में संतुलित होने के बाद, रासायनिक समीकरण संतुलित होने के पश्चात, रासायनिक समीकरण संतुलित होने के पश्चात अभिकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था को उनके पास कोष्टक में लिखते हैं। जैसे ठोस अवस्था स्मॉल एस, द्रव स्मॉल एल, गैस स्मॉल जी तथा जलीय विलयन, पदार्थ का अगर जलीय विलयन बनता है तो जलीय विलयन ए क्यू, स्मॉल ए और स्मॉल क्यू द्वारा लिखते हैं। तो जब रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो उनकी अवस्था भी लिखेंगे, भौतिक अवस्था भी। जैसे कार्बन सॉलिड था तो लिखा एस, ऑक्सीजन गैस थी तो लिखा स्मॉल जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी तो इसका लिखा स्मॉल जी। तो जब हम संतुलित कर लेते हैं उसके पश्चात अभिकारक और उत्पादों को लिखते हैं तो उनकी भौतिक अवस्थाओं को कोष्टक में लिखते हैं। जैसे ठोस को स्मॉल एस से, द्रव को एल से, गैस को जी से तथा जलीय विलयन को ए क्यू द्वारा लिखते हैं। तो अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो वो अभिक्रिया जिससे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा, एक बार जो बन गया वो बन गया। कि यहां पर रिएक्टेंट है, अभिकारक है, अभिकारक से प्रोडक्ट ही बने, उत्पाद ही बने, तो इसको हम लिखते हैं सिर्फ एक तीर से।
और ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट से क्या बने, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना दे, अभिकारक वापस क्या बना दे, उत्पाद, और उत्पाद वापस क्या बना दे, अभिकारक। तो ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को आधे तीर से दोनों तरफ दर्शाया जाता है, आधे तीर से दोनों तरफ दर्शाया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा कि यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो तो तीर का निशान दोनों तरफ लगाया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय दोनों दिशाओं में, उत्क्रमणीय मतलब दोनों दिशाओं में, कि रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, दोनों दिशाओं में उत्क्रमणीय हो तो तीर का निशान कैसा, ऐसा, आधा तीर ऊपर की तरफ और आधा तीर नीचे की तरफ उल्टा बना के। यदि उत्क्रमणीय हो तो ऐसे दिखाएंगे, आधा तीर तो ऊपर की तरफ और आधा तीर नीचे की तरफ। तीर का निशान इस प्रकार दर्शाया जाता है, इस प्रकार लिखते हैं। तो अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने पर तीर का निशान एक नहीं होता, दोनों तरफ आता है, और अनुत्क्रमणीय है तो तीर का निशान एक ही आएगा। अब देखिए, अभिक्रिया ऐसे तो नहीं कि ऐसे ही हो जाएगी, इसके लिए अभिक्रिया होने के लिए कुछ ताप ऊष्मा भी देनी पड़ती है, कुछ ताप भी देना पड़ता है, कुछ दाब भी देना पड़ता है। और उस ताप और दाब को हम कहां लिखते हैं, ऊपर, तीर के निशान के ऊपर। तो नेक्स्ट 7वां बिंदु बताती हूं आपको। देखिए, जैसे नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन की क्रिया जब हाइड्रोजन से होती है, नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन की क्रिया किससे हो रही है, हाइड्रोजन से। दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं और दोनों की क्रिया से बनती है अमोनिया गैस। तो पहले हम इनकी अवस्था लिख दें। तो इसकी अवस्था कितनी है, गैस। इसकी भी अवस्था कौन सी है, गैस। और इसकी भी अवस्था कौन सी है, गैस। ठीक है बच्चों, तो अब देखिएगा, इसको बैलेंस भी कर दिया हमने, संतुलित भी कर दिया। अब इस अभिक्रिया में ताप और दाब की आवश्यकता होती है। तो यह अभिक्रिया होती है 773। आप डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड में पढ़ते हो, केल्विन भी ताप की इकाई है, तो 773 केल्विन ताप। और वायु दाब चाहिए 200 वायु दाब। वायु दाब की इकाई होती है एटीएम, और पैसे भी निकालते हो ना एटीएम से तो वायु दाब 200 एटीएम है, और जो ताप है उसको केल्विन से लिखते हैं, के से, के यानी कि केल्विन। और कितना ताप चाहिए, 773। तो इस ताप और दाब, जो आवश्यक ताप और दाब है जिसमें अभिक्रिया संपन्न हो रही है, उसको तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। तो हम बताएंगे नेक्स्ट की अभिक्रिया संपन्न होने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए, कि मतलब तभी अभिक्रिया होगी, संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप, जो ताप की जरूरत है, और आवश्यक दाब, जो दाब की जरूरत है। आवश्यक ताप व दाब तीर के निशान, जो तीर का निशान बना हुआ है ना, ये तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं, लिखते हैं।
तो देखिए हम रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं तो ऐसे ही नहीं कि हमने ऐसे ही लिख दी, तो रासायनिक समीकरण के लिए पूरे स्टेप्स काम में लेने पड़ रहे हैं। गैस अवस्था है तो गैस अवस्था संतुलित भी करना है। तीर का निशान के ऊपर हमें जो ताप और दाब जो आवश्यक हमने दिए हैं, जो ताप और दाब हमने लगाए हैं, उनको भी तीर के निशान के ऊपर शो करेंगे कि इतना ताप दिया था और इतना दाब दिया था। अगर हम बिना ताप दाब के लिख देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कितने ताप और दाब में यह अभिक्रिया संपन्न हुई है। तो अभिक्रिया संपन्न होने के लिए जो ताप और दाब की आवश्यकता होती है उसको हम तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। देखिए बच्चों, नोट कीजिए। अब ये जो अभिक्रिया है, इसमें अभिक्रिया होती है जब ऊष्मा भी निकलती है, इसमें 10.5 किलो कैलोरी पर मोल ये ऊष्मा बाहर निकलती है, गर्मी बाहर निकलती है। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो उत्पाद ये बनेगा और हमको इतना ताप दाब देना पड़ेगा, लेकिन इसमें गर्मी भी बाहर निकलेगी और उस गर्मी का, उस ऊष्मा का मान कितना होगा? 10.5। जब गर्मी बाहर निकलती है तो उसमें प्लस लगाते हैं और इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपी। और जब ऊष्मा बाहर नहीं निकलती बल्कि हमको ऊष्मा देनी पड़ती है तब हम लगाते हैं माइनस, वो होती है ऊष्माशोषी। तो इसी अभिक्रिया में हम देख लेते हैं आगे बच्चों, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया आगे आगे परिभाषा आएगी इसी लेसन के अंदर। ऊष्माक्षेपी वो है जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है अभिक्रिया के फलस्वरूप, और ऊष्माशोषी वो है जिसमें हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। तो ऊष्माक्षेपी है तो यहां पर प्लस आएगा और ऊष्माशोषी है तो यहां पर क्या आएगा? माइनस। तो देखिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी यानी कि जिसमें ऊष्मा बाहर निकले, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी जिसमें कि हमें देनी पड़े, ऊष्माशोषी हो तो उत्पाद के साथ क्षेपी है तो हम लगाएंगे प्लस और शोषी है तो उत्पाद के साथ क्या लगाएंगे? माइनस। तो उत्पाद के साथ धन चिन्ह, ऊष्माक्षेपी पे तो क्या लगेगा? धन चिन्ह, या ऊष्माशोषी है तो ऋण चिन्ह, माइनस चिन्ह लगाया जाता है। ऊष्मा को त्रिभुज देखा है आपने, इस तरीके से त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज, तो ऊष्मा को त्रिभुज के द्वारा दर्शाया जाता है। तो एक बार आप इसे नोट कीजिए, मैं आपको थोड़ा सा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बारे में बताती हूं। देखिए बच्चों, ये तो हमने एग्जाम्पल बताया था आपको, मैं सिंपल वैसे ही सिंपल तरीके से आपको बताती हूं। मान लीजिए उत्पाद है ए और बी, ये दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं और बन रहा है प्रोडक्ट
सॉरी, ये अभिकारक है ए और बी, ए अभिकारक है और बी अभिकारक है, दोनों अभिकारक हैं, प्लस का निशान लगा रखा है, दोनों के आपस में क्रिया होती है तो उत्पाद बन रहा है ए बी। क्या बन रहा है? ए बी। अगर ये ऊष्मा क्षेपी है तो हम यहां पर प्लस का निशान लगाएंगे और ऊष्मा को दर्शाएंगे तीर के निशान से, ऐसे त्रिभुज। क्या है ये? त्रिभुज। और इसको डेल्टा एच लिख देंगे कि यहां पर हीट, एच मतलब हीट, हीट निकली है, प्लस का मतलब हीट निकली है। और अगर इस तरीके से हम लिखें कि ए बी उत्पाद बना है और यहां पर लिख दें माइनस डेल्टा एच, तो इसका मतलब हमको ऊष्मा देनी पड़ी थी। क्या थी? हमें ऊष्मा देनी पड़ी थी। जब इधर प्लस लिखते हैं तो अभिक्रिया होती है ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा बाहर निकल रही है ना, तो अभिक्रिया है ऊष्मा क्षेपी। और जब माइनस में आ रहा है तो अभिक्रिया है ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा क्षेपी में तो उत्पाद के साथ लगाएंगे प्लस ऊष्मा और ऊष्मा शोषी में लगाएंगे माइनस। और यहां पर H क्या है बच्चों? हीट, हीट यानी कि ऊष्मा, और इसको हमने त्रिभुज से शो कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कोई अभिक्रिया हो रही है, जैसे ए और बी ही बता देते हैं हम, और इसमें कोई अन्य पदार्थ डालें तो अन्य पदार्थ इस क्रिया को बढ़ा देता है, तेज कर देता है, और जो अभिक्रिया की गति को तेज कर देते हैं उन्हें कहते हैं हम उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरकों को हम कहां पर लिखेंगे? तीर के निशान के ऊपर। तो 9वां पॉइंट देखिए बच्चों, अभिक्रिया में प्रयुक्त, अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक तीर के निशान के ऊपर लिखे जाते हैं। तो हमने 9 स्टेप्स बताए हैं आपको, रासायनिक समीकरण लिखने के तरीके हैं ये 9, और आपको बता दिया कि किस किस तरीके से हमें अभिक्रिया में क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या चरण यूज होंगे। उत्प्रेरक है तो ऊपर लिखेंगे तीर के निशान के, ताप और दाब ले रहे हैं तो तीर के निशान के ऊपर, ऊष्मा निकल रही है तो उत्पाद के प्लस, और ऊष्मा ली जा रही है तो माइनस। तो ये सारे हमने, और फिर अवस्थाओं का बताया था कि सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए गैस, और ये देखिए सॉलिड के लिए क्या लगाएंगे? लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी, और एक्वस यानी जलीय विलयन के लिए AQ लिखा जाता है। तो ये सारे हमारे स्टेप्स से रासायनिक समीकरण के चरण। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पर रासायनिक अभिक्रिया और अभिक्रिया के प्रकार।